preparing for competitive exams. Her content reaches learners across regions, bringing quality education right to their screens. So, without further ado, please join me in welcoming Ms. Gaganpreet Kaur to lead today's session. Ma'am, thank you for being here with us. Thank you, Shivangi ji. Thank you. Thank you, ma'am. So, today we discuss about how to crack UGC NET exam paper 1. So, I am Gaganpreet Kaur. बहुत अच्छे तरीके से शिवांगी जी ने इंट्रोड्यूस किया है मेरे को. थैंक यू सो मच फॉर दिस. एंड आप सभी लोग आज आए हैं संडे वाले दिन हमसे जुड़े हैं, तो इसीलिए आपका भी बहुत बहुत थैंक यू. राइट, सो हम देर ना करते हुए फटाफट अपने क्लास पे चलते हैं और जानते हैं किस प्रकार से हम पेपर 1 को क्रैक कर सकते हैं बहुत ही इजी वे से. ठीक है, जिस प्रकार से मैंने किया था. ठीक है, तो चले. सो वी शेयर माय क्लास, माय स्क्रीन. Is my screen visible, please? Yes, ma'am. Okay जी, thank you so much. So आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि हम किस प्रकार से पेपर 1 को क्रैक कर सकते हैं. देखो, पेपर 1 आप किसी भी सब्जेक्ट में अपना नेट का पेपर दे रहे हो, नो डाउट, बट आपका जो पेपर 1 है वो कॉमन ही रहता है. ठीक है जी, पेपर 1 कॉमन ही रहता है. सो सभी के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि पेपर 1 थोड़ा सा टफ है बिकॉज हमने कभी पढ़ा नहीं है ना. उसमें मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, डीआई भी है, देन हमारे पास रिसर्च के क्वेश्चंस भी हैं, थिंकर्स भी हैं, उनकी थ्योरीज भी हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. तो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करें, किस प्रकार से इसको क्रैक करें ताकि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं और हमारा जो नेट है, हमारा जो पीएचडी का सपना है वो पूरा हो सके. ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं. सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहती हूँ. वैसे तो दे दिया है शिवांगी जी ने, बट थोड़ा सा कि मेरा बीए और एमए सोशियोलॉजी से हुआ है एंड मेरा नेट जो है क्वालिफाइड है इन फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है, एंड मेरे पास 1 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है ऑनलाइन पढ़ाने का और ऑफलाइन पढ़ाने का भी. ठीक है, मैं ऑफलाइन भी पढ़ाती हूँ और ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ. ऑफलाइन मेरा मुक्तसर में है. ठीक है, और ऑनलाइन मेरा यूपी में है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, मंगलट यूनिवर्सिटी वहाँ पे. एंड ऑनलाइन मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ. ठीक है, आगे देखें. हमारा जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, क्या रीज़न है, क्या इसके बेनिफिट है और क्या पर्पस है इसको कंडक्ट करवाने का. तो फर्स्ट, यूजीसी इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. ठीक है, ये नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करवाता है कि नेशनल एलिजिबल जो हमारे पास एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्टिंग हमारे पास टीचिंग में रहता है. ठीक है, तो इसमें हमारे पास कि टीचिंग किसी ने करवानी है तो उसके लिए वो पहले से ही एक एग्ज़ाम दे ताकि वो इतना क्वालिफाइड हो जाए कि वो लेक्चरशिप में आ सके. जैसे हमारी बीएड के बाद टेट होता है, पीजीटी होता है ना, ताकि वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो टीचर स्कूल में पढ़ा सके. तो ऐसे ही लेक्चरशिप में आने के लिए आपको नेट देना पड़ता है. ठीक है, और ये साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है 6-6 महीने बाद. ठीक है जी, और इस एग्ज़ाम को देने के बाद जो बच्चे हैं वो पीएचडी में इनरोल कर सकते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं. ठीक है जी, आगे देखें. हमारे पास अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, जैसे कि कोई हमारे पास सोशियोलॉजी से है, कोई पॉलिटिकल साइंस से है, कोई अलग अलग सब्जेक्ट से है, और उनका पर्पस क्या है कि हमने प्रोफेसर बनना है, जब हमने पीएचडी करनी है, अपने नाम के ऊपर डॉक्टर लगाना है. राइट, तो उसके लिए लोग इसको कंडक्ट करते हैं, इसको क्लियर करते हैं एग्जाम को. ठीक है, किसी के ड्रीम्स होते हैं कि हमें लेक्चर बनना है, प्रोफेसर बनना है ना, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाना है. हमने खुद कॉलेज में पढ़ा है, हम भी पढ़ाएंगे. जब हम पीएचडी करनी है, नाम के ऊपर डॉक्टर लगाना है. राइट, तो उसके लिए बच्चे इसको क्लियर करते हैं. आगे देखिए, हमारे पास पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है. पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 होता है. तो पेपर 1 जो हमारे पास है वो तो कॉमन ही है. ठीक है, जो हमारा पेपर 2 है वो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होता है. ठीक है जी, एंड जो पेपर 1 है, तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो पेपर 1 की है. ठीक है, तो पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है. क्लियर जी,
ठीक है। और 2 नंबर का रहता है तो हमारे पास कितने मार्क्स हुए, 100 मार्क्स। तो 100 में से आपने 75 अगर मार्क्स अचीव कर लेते हो, जब 50 में से आप 40 मार्क्स, जहाँ हमारे 50 में से 35 मार्क्स अचीव कर लेते हो, तो इट्स मीन कि आपका पेपर 1 क्वालिफाइड है, यू इन सेफ जोन। बस अब अपने मेहनत करनी है अपने पेपर 2 के ऊपर, ठीक है, ताकि आपका पीएचडी है ना और रैंक आ सके, पीएचडी वाला जेआरएफ हो सके, राइट, आपका नेट हो सके, आपका पीएचडी के लिए एडमिशन वाला जो हमारे पास क्राइटेरिया 3rd आया है वो कंप्लीट हो सके। आगे देखें कि 40% हमें चाहिए होते हैं मार्क्स, ताकि हमारा जो पेपर 1 है वो कंप्लीट हो सके, उसमें हम पास हो सके, ठीक है। हम फटाफट से इसको कवर करेंगे बिकॉज आपने ये सब चीज़ें यूट्यूब पे देखी होंगी, बहुत सारे टीचर्स हैं जो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, आपके पास आर्टिकल्स हैं, लोगों को सुना रहता है, तो वो तो चीज़ें बेसिक हैं। बट जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आप किस प्रकार से पेपर 1 करेक्ट कर सकते हो, आप किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटेजी को बनाओगे कि आपका जो पेपर है वो ईजी हो जाए, और किस प्रकार से मैंने उसको अचीव किया था, ठीक है। हमारे पास पेपर 1 में 10 यूनिट हैं, ठीक है, एक है लॉजिकल रीजनिंग, एक है पीपल एंड एनवायरनमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन है, आईसीटी का है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, और कम्युनिकेशन है, रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हायर एजुकेशन सिस्टम है, एंड जो हमारे पास गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम वो भी हमारे पास आता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास हैं, राइट है। और इसमें से हमने क्या कुछ पढ़ा रहता है, तो जैसे हमारा जो मैथमेटिक्स है, अगर आप नेट के साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई बच्चे कर रहे होते हैं, जैसे एसएससी के कर रहे हैं, यूपीएससी के लिए कर रहे हैं, या फिर अलग जो स्टेट बैंकिंग के लिए कर रहे हैं, तो बैंकिंग में जो किसी भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको मैथमेटिक्स से क्या क्या आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, ठीक है जी, तो ये हमें आता है। देन हमें आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। देन हमें इसमें से आ जाती हैं चीज़ें, डाटा इंटरप्रिटेशन आ जाता है। तो हमारा जो मेन जो पार्ट है 30% टू 40% जो हमारा एक सिलेबस का पोर्शन रहता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिक्स, वो तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया होता अगर हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। अब बचा क्या हमारा आईसीटी, हमने कुछ चीजें आईसीटी की पढ़ी होती करंट अफेयर में, चैट जीपीटी है, एआई है, राइट, और उसके अलावा और भी चीजें, ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन है, राइट, हमने पढ़ा होता है, एंड वही कुछ चीजें हमारे पास हमारे एग्जाम में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पीपल एंड एनवायरनमेंट में भी क्या रहता है, जो हमारे स्कीम्स बनी हुई हैं, जो हमारे प्रोटोकॉल बने हुए हैं, आर्टिकल्स बने हुए हैं गवर्नमेंट एनवायरनमेंट को लेकर, वो हमें आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है हायर एजुकेशन, या तो इसमें भी हमारे पास करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जब मूक से बन जाते हैं, जब स्वयं प्रभा से बन जाते हैं, जब ऐसे कुछ बन जाते हैं, यूनिवर्सिटी से बन जाते हैं, राइट, तो वो चीजें हैं। तो मोस्टली हमारा करंट अफेयर, थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बट जो हमें फैक्ट एंड फिगर से याद रखना पड़ता है एक एक थ्योरी को, एक एक चीज को, तो वो हमारे पास क्या है, हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। इसके अंदर अलग अलग थ्योरी हैं, जैसे कि पियाजे जी हैं, ठीक है। रिसर्च में हमारे पास अलग अलग रिसर्च करने के तरीके हैं, उनमें जो अलग अलग थिंकर्स आए हैं, उन्होंने जो थ्योरी दी हुई है उनको हमने याद रखना पड़ता है। देन कम्युनिकेशन, कि हम किस प्रकार से कम्युनिकेशन करें कि बच्चों का इंटरेस्ट हमें बना रहे, जैसे आप मेरी क्लास को देख रहे हो एंड आपका इंटरेस्ट मेरे में बना रहे, तो उसके लिए मैं किस किस प्रकार से आपसे बात कर सकती हूँ, कोटेशन बोल सकती हूँ, मुहावरे बोल सकती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ गाना सुनाकर आपको समझा सकती हूँ, जहाँ जोक सुना सकती हूँ, ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो क्लासरूम के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, रील्स में ना जाए, बिकॉज आप फोन पे देख रहे होंगे, जब लैपटॉप पे देख रहे होंगे तो आपका ध्यान फोन में ना जाए, कहीं और ना जाए, तो मेरे पर ही रहे। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन, कि मैं किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करती हूँ अपना हर एक लेक्चर, ठीक है। इसमें टाइप्स रहते हैं हमारे पास कम्युनिकेशन के भी, ठीक है जी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है वो किस प्रकार का होना चाहिए, और प्रिपरेशन टिप्स हमारे पास कौन कौन से हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात है कि आप अपने सिलेबस को ना प्रिंट आउट निकाल के अपने सामने रख लो, जहाँ अपने पेज टेबल पे रख लो, ठीक है। और टेबल पे रखने के बाद जो जो आप पढ़ते जा रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी मेंटोर से पढ़ रहे हो, किसी चीज से पढ़ रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो,
अब टिक करते जाओ, मैंने ये कर लिया वेरी गुड, ये कर लिया वेरी गुड, ये कर लिया वेरी गुड, हो गया। अब ये इतना मैंने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके MCQs लगाऊंगी। और MCQs जो लगाने हैं वो फ्री भी होते हैं, पेड भी होते हैं। तो प्रेफर करो कि फ्री वाले लगा लो। इतनी वेबसाइट्स हैं, सब वेबसाइट जो है वो आपको एक एक तो फ्री दे देते हैं, है ना। आपका जो मॉक टेस्ट होता है फुल भी और पोर्शन वाला भी, वहां पे जाओ, ठीक है। आपके पास इतना AI आ चुका है, आप उसका हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग एप्टीट्यूड, इसमें रीजनिंग में हमारे पास क्या आ जाता है? हमारा एक मैथमेटिकल वाली रीजनिंग है, एक हमारी दूसरी रीजनिंग है, उसमें क्या आता है? फॉलिसीज, अरस्तुजी, सिलोजिज्म, ठीक है। मूड एंड फिगर, कौन सा गलत कौन सा नहीं गलत, है ना। परसेप्शन एंड ऑल दैट स्टफ। थोड़ा सा इसमें जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री उसमें कन्वर्ट हो जाती है, थोड़े भारी भरकम वर्ड्स में आ जाते हैं। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, आता भी है। पॉलिसी से तो हमें हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपना शेड्यूल क्रिएट करना। थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगी बिकॉज आगे चलकर मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से तैयारी करी थी और किस प्रकार से मैंने अपने स्टडी को शेड्यूल किया था, किस प्रकार से रिवाइज किया था, ठीक है। और मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ा है, क्लियर जी। तो चलिए, तो स्टडी शेड्यूल आप बना सकते हैं अपना, ठीक है, कि मैंने इतने घंटे इसको देना, इतने घंटे इसको देना है। आपका पेपर 2 है, आपके पास पेपर 2 है, पेपर 1 भी पेपर 2 भी है, ठीक है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई पेपर 1 में मुझे इतना टाइम देना है, पेपर 2 में इतना टाइम देना है, ठीक है जी। देन आप PYQs को लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पेपर 1 के PYQs को लगाओगे उतना आपके लिए मजेदार हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आपको आइडिया लगेगा कि पेपर 1 में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं कहाँ पे गड़बड़ा रहा हूँ, ठीक है। आप NCERT की हेल्प ले सकते हो, या तो फिर आपके पास जो अलग अलग मटेरियल है यूट्यूब पे मिल जाता है या PDF मिल जाते हैं, वहां पे जा सकते हो, ठीक है। आगे देखें, हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 रहता है, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस अलग है, पेपर 2 का सिलेबस अलग है, बट इसमें कॉमन क्या है? हमारा रिसर्च वाला पार्ट। रिसर्च वाला पार्ट पेपर 1 में भी है, रिसर्च वाला पार्ट पेपर 2 में भी है, ठीक है जी। आगे देखें, हमारे पास पैटर्न क्या है हमारे पेपर का, पेपर 1 का खास करके, पेपर 2 का खास करके। तो देखो, हमारे जो सेशन होता है वो 3 घंटे का रहता है, हमारा 3 घंटे का पेपर रहता है, 3 आवर का रहता है, ठीक है। 1 घंटा होता है हमारे पास, अगर हम सोचें तो 1 घंटा होता है हमारे पास पेपर 1 के लिए और 2 घंटे हम लेते हैं पेपर 2 के लिए, क्लियर जी। और पेपर 1 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं और उसके नंबर बनते हैं 100। पेपर 2 में हमारे पास क्वेश्चन होते हैं 100 और उसके नंबर बनते हैं 200, मतलब 300 नंबर हमारे टोटल होते हैं, उसमें से हमने नंबर लेकर आने आते हैं, ठीक है जी। और पूरा पेपर 3 घंटे का रहता है, एक ही बार में होता है, ठीक है। तो पहले हमारी स्क्रीन के ऊपर पेपर 1 के क्वेश्चन 50 आते हैं, फिर उसके बाद पेपर 2 के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। आपको बताऊंगी कि मैंने किस प्रकार से अपने उस टाइम को मैनेज किया था, इन 3 खंडों को मैंने किस प्रकार मैनेज किया था, ठीक है जी। चलो, तो पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स होते हैं, क्लियर हो गया जी, वेरी गुड। आगे देखिए, पेपर 1 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, मतलब 1 2 3 4 टिक करना रहता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर कैरी करता है। हमारे पास 1 घंटा रहता है, मतलब कहने के लिए तो 1 घंटा हम 30 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, 30 मिनट्स 45 मिनट्स 55 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन नेगेटिव मार्किंग, हमारे पास कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। चलिए, हम किसी को भी टिक लगा सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छी वैल्यू होगी, अच्छी चीज होगी। पर पहले था, ऑफलाइन से पहले था हमारे पास नेगेटिव मार्किंग, बट अब नहीं है, इट इज वेरी गुड, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो लिमिटेड अटेम्प्ट है, अभी देखो काफी जो यूट्यूब वाले हैं ना, वो कैसा अपना थंबनेल बना रहे हैं, लिमिटेड अटेम्प्ट हो रहे हैं, है ना, लिमिटेड अटेम्प्ट, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले था वो अभी वैसा ही है, ठीक है। अगर आपने प्रोफेसर बनना है तो आप किसी भी एज में हैं, किसी भी आप उम्र में हैं, ठीक है, बस आपका MA क्लियर होना चाहिए, देन आप अपने नेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। बट अगर आपने करना है PhD, देन उसके लिए एज लिमिट है 30, बट अलग अलग कैटेगरीज के लिए रिलैक्सेशन दिया हुआ है, 5 साल 3 साल ऐसे करके, ठीक है। तो आप अगर 30 साल के हैं
आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अगर आपकी एज 30 से प्लस हो चुकी है तो आप सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अप्लाई करते वक्त आपको ऑप्शन आता है कि आपने किसके लिए अप्लाई करना है, प्रोफेसर के लिए, है ना, जेआरएफ के लिए, जो दोनों के लिए। आगे देखें, ठीक है जी। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो जा तो आप एमए के सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, आप अपने थर्ड सेमेस्टर को कंप्लीट कर रहे हो, या फिर आपका एमए कंप्लीट हो और आपके 55% मार्क्स आए हुए हों, ठीक है जी। चलिए, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट कोई भी नहीं है, ठीक है, बस एज लिमिट है कि जेआरएफ की 30 प्लस है, 30 एज है, ठीक है, और जो आपका नेट है उसके लिए कोई एज बार नहीं है, आप जितनी मर्जी उम्र के भी हो आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। आगे देखें, तो प्रिपरेशन डिटेल्ड स्टडी नोट्स, ठीक है, तो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कुछ भी आपके पास पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, किताब है, कुछ भी है, कुछ भी आपके पास, बट मेक श्योर कि आप अपने खुद के नोट्स बनाओ। ये मैंने भी किया था, मेरे पास काफी पीडीएफ्स हैं, काफी चीजें थी, बट मैंने खुद के नोट्स बनाए, खुद से अपने एग्जाम्पल्स क्रिएट करी, देन आफ्टर मेरा जो एग्जाम है वो क्लियर हुआ। एंड मैंने अप्रोक्सीमेटली 6 टाइम्स अपने नोट्स को रिवाइज किया, बिकॉज जो हमारे नोट्स होते हैं उनको हम 6 टाइम रिवाइज कर सकते हैं, बट जो पीडीएफ्स हमें टीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं उनको हम एक बार भी नहीं पढ़ पाते प्रॉपर तरीके से, ऐसा होता है, ठीक है। आपको मैं गाइड करूंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, किस प्रकार से 6 टाइम उसको मैं रिवाइज कर पाई, ठीक है जी। तो हमारे पास यूनिट वाइज जो हमारे टॉपिक्स हैं, यूनिट्स हैं, उसमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमारे पास टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, लर्नर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आ जाती हैं, टीचिंग के जो हमारे एड्स हैं वो आ जाते हैं, एंड एवोल्यूशन आ जाता है, ठीक है, कि टीचिंग में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को शांत कैसे करना है ना। लर्नर की जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पियाजे जी की थ्योरी आ सकती है, एज ग्रुप आ सकता है, ठीक है, कि आपने वहां पे किस प्रकार से पढ़ाना है, एज ग्रुप अलग अलग है, ठीक है। हमारे पास इसमें थ्योरीज काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। आगे हमारे पास है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसको एक्सेल करने का एक ही मेथड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप पहले ट्रिक्स को देख लो, यूट्यूब पे ट्रिक्स भरी पड़ी हैं, ठीक है, उन ट्रिक्स को देखो, और अप्रोक्सीमेटली 25 से 50 आप डेली बेसिस पे एक एक भी अगर आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कंप्लीट करते हो पूरा, 5 के 5 नंबर लेकर आ रहे हैं, जब तक आपके 5 में से 5 नंबर नहीं आते तब तक आप रोज अपना एक लगा रहे हो, तो आप 50 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाने तक आप एक्सेल कर जाओगे, बेटर कर जाओगे। क्लियर हो गया जी। तो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, और जितना हो सके आप न्यूज़पेपर को पढ़ो, ये नहीं है कि रोज पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर पर डेली ले आओ, इंग्लिश का ले आओ, हिंदी का ले आओ, उसको पढ़ो, उससे क्या होगा, आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। देन जब आप अपने उस पैराग्राफ को पढ़ोगे वो ओखा नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा कि भाई यार इतना बड़ा पैरा पढ़ना पड़ रहा है, उसका आंसर क्या आएगा, क्या उसका कंक्लूजन निकलेगा, क्या उसका आंसर निकलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, इसमें से हमारे 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं, 5 × 2 10 नंबर, इजीली क्लियर, ठीक है। देन हमारा है रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें सैम्पलिंग वाले क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, ठीक है, और रिसर्च में ओके रिसर्च मेथड है, और जैसे हमारे हाइपोथेसिस से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो रिसर्च के अलग अलग मेथड हैं, साइंटिफिक हमारे जो मेथड हैं, देन हमारे जो सैम्पलिंग के मेथड है, रिसर्च के जो स्टेप्स हैं वो हमें पूछ लिए जाते हैं। देन उसके अलावा जो रेफरेंस हम लिखते हैं कि हमने इस किताब से ये वाली लाइन लिखी है तो उसको रेफरेंस लिखना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हमें क्वेश्चन पूछने लगा कई बार कि रेफरेंस कैसे लिखते हैं, है ना। उसके अलावा हमारे पास है कम्युनिकेशन सेक्शन, जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ये मेरी कम्युनिकेशन, कहीं पे मैं स्लो हो रही हूँ, कहीं पे मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, कहीं पे मैं रुक रही हूँ, है ना, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल,
ठीक है, कि क्लास में शोर बहुत मच रहा है, हमने किस प्रकार से अपनी बात को रखना है कि जो बच्चे हैं हमारे ऊपर इंटरेस्ट हैं कि भाई मैम कुछ कह रही है, कुछ तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो पूरी क्लास में 60+ स्टूडेंट हैं। ठीक है, एंड मेरी क्लास में, सोशियोलॉजी की क्लास में 60 के 60 प्रेजेंट होते हैं, और मेरे पास जो क्लासेस होती हैं उसमें पूरे बच्चे ऑनलाइन क्लास में रहते ही रहते हैं। बाकियों की क्लासेस में नहीं होते हैं, बट मेरी क्लास में रहते हैं, बिकॉज ऑफ रीजन कि जो मेरा बताने का तरीका है, समझाने का तरीका, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि मैं अपने लेवल पे नहीं पढ़ाती, मेरा काम है पढ़ाना, वो मेरी मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट मैं अपने बच्चों को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझाती हूँ कि वो समझ पाए, उनके लहजे से उनको समझाती हूँ, इसीलिए मेरी क्लास फुल होती है। ठीक है, और बच्चे कोई शरारत भी नहीं करते, और बाकी क्लासेस में बच्चे पेन मारते हैं, कुछ करते हैं। ठीक है, तो वो मेरी क्लास में नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीजें हैं। तो कम्युनिकेशन सेक्शन में आपने कम्युनिकेट करनी होती है हर एक चीज, ताकि आप जो बोल रहे हो बच्चे के दिमाग में जाए और बच्चा इधर उधर ना देखे। ठीक है जी, आप जोक्स सुना सकते हो, आप कोई मुहावरा सुना सकते हो, कोई मूवी का नाम ले सकते हो, बच्चों का इंटरेस्ट होता है मूवीज में, आजकल के जो मूवी है उसमें काफी ज्यादा है, OTT ऐप में काफी ज्यादा है, सीरीज में काफी ज्यादा है, रील्स में काफी ज्यादा है, तो आप उनके थ्रू उनको पढ़ाओगे तो बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे। अगर आप बोलोगे किताबों को पढ़ो, रट्टा मारो, ये करो ये करो, नहीं होगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे पास कम्युनिकेशन में जो चीज़ें रह जाती हैं वो है कि हमारे इसके टाइप कौन कौन से, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल जो हमारे पास कम्युनिकेशन है वो किस प्रकार से हेल्प करती है। ठीक है जी, और हमारा जो इंटरा कम्युनिकेशन है और इंटर कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग क्या होता है। इंटरा का मतलब है जो हम खुद अपने आप में बात करते हैं, और इंट्रा का मतलब जो आपसे मैं बात कर रही हूँ। इंट्रा अगर आए तो हम खुद से बात कर रही हैं, इंटर अगर अकेला आ रहा है इट्स मीन कि आप मेरे से बात कर रहे हो। ठीक है जी, आगे देखिए, मैथमेटिक, रीजनिंग और एप्टीट्यूड, ये बहुत मुश्किल चैप्टर होता है, मुझे पता है ना, मैंने भी बहुत बड़ा इसमें दिमाग लगाया था। ब्लड रिलेशन, टाइम एंड वर्क, है ना, लेटर सीरीज की ये सीरीज है, ऐसे 2 4 6 8, अब किसी बार 10 आएगा, कैसे आया, और ये सिंपल सिंपल नहीं आती है, ये कैसे आती है, 2 × 2 + 4, 2 × 3 + 4, इस प्रकार से, जहाँ फिर 2 × 3 + 4, 2 × 3 + 5, ऐसे करके आ रही है हमारे पास, मतलब डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप की आ रही है, ताकि बच्चों का जो दिमाग है वो खुलकर सामने आ जाए, क्योंकि आजकल के बच्चे रील्स देखते हैं, आजकल के बच्चे दिमाग नहीं लगाते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। ठीक है, देन ये बात करते हैं डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग, हमने देखना होता है कि शुरू से लेकर एंड तक क्या हो सकता है और एंड से शुरू तक क्या हो सकता है। ठीक है जी, और इसमें हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो सीरीज वाला है, मिसिंग सीरीज वाला है, दूसरा ब्लड रिलेशन है, टाइम एंड वर्क का है हमारे पास। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास रहती हैं हाँ, कोड्स वगैरह हो जाते हैं, है ना, जैसे ए का कोड बी है, बी के ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद ई आ रहा है, तो किस प्रकार से आगे सीरीज कंप्लीट होगी। ठीक है, वो चीजें आ सकती हैं। आगे देखिए, हमारे पास ICT है, इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। तो जहाँ पे हमें ICT, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ाना और बताना पड़ता है, एंड यहाँ पे हमारे पास जो करंट अफेयर है, जो ICT में नई नई इनोवेशन हो रही है, जैसे आज हमारे पास हर चीज़ ऑनलाइन है ना, हमारी हर एक चीज़ ऑनलाइन हो रही है, हम ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं और ऑनलाइन सर्विसेज भी ले रहे हैं। हम आधार कार्ड का नंबर घर से चेंज कर सकते हैं, जो उसका फ़ोन नंबर वगैरह रहता है हम घर से चेंज कर सकते हैं, वो चीज़ें हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। हम अपना पासपोर्ट घर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पैन कार्ड घर से अप्लाई कर सकते हैं, लाइसेंस तक हम घर से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है, ICT तो है, और इसमें कुछ हमारा मोस्टली करंट अफेयर आ जाता है। ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन है वो किस प्रकार से ICT में लिंक हो रहा है वो हमें क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, देन लॉजिकल रीजनिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास क्या आती है, वेन डायग्राम। ठीक है, देन हमारे जो पॉलिसीज हैं वो इसमें आ जाती हैं।
ठीक है। उसके साथ जो मूड एंड फिगर हैं वो इसमें आ जाते हैं, और जो टिपिकल हिंदी वर्ड्स हैं वो हमें संस्कृत वाले वर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। ज्ञान को हम ज्ञान लिखते हैं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। आगे हमारे पास है डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके लिए भी क्या है कि आप 50+ जो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको सॉल्व करो। 5 लगाओ आप प्रॉफिट एंड लॉस वाले, 5 लगाओ आप परसेंटेज वाले, 5 लगाओ आप जैसे होते हैं स्पीड हमारे जो रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले, ठीक है। आप उनको लगा सकते हो, अलग अलग लगा सकते, ताकि आपका जो DI है वो कंप्लीट हो जाए। जो चार्ट आते हैं, बार आते हैं, ठीक है, और हमारा जो एक सर्कल पाई चार्ट आता है वो हमें आना चाहिए, ठीक है जी। बिकॉज हमें टेबल फॉर्म में भी आता है, ठीक है। हमें एक बार उसमें पाई चार्ट में आ जाता है, बार आ जाता है कि भाई इतनी कंपनी है उसने इतनी सेल करी, A कंपनी उसने 10 की सेल करी, B कंपनी ने 5 की सेल करी, क्या एवरेज है, ठीक है। आगे देखिए लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में क्या रहता है, ठीक है, हमारे जो डायग्राम रहते हैं और उसके अलावा वेन डायग्राम सेम ही था वो मेरे ख्याल से, ठीक है। वेन डायग्राम हो गए और उसके अलावा जो सिलोजिज्म है वो इसमें आ सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर, ठीक है। मूड एंड फिगर, ओके, ये रिपीट हो रहा है, ओके। आगे देखिए पीपल एंड एनवायरनमेंट। इसमें तो आपको पता ही है करंट अफेयर, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम गोल जो गोल्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ग्लोबल इश्यूज हैं, ग्लोबल वार्मिंग, उसके रिगार्डिंग जितना भी करंट अफेयर है, जितनी भी हमारे पास अभी जो रिसेंट स्कीम्स निकली हैं एनवायरनमेंट को लेकर, जहाँ कोई एक्ट बना है उसको आप देख सकते हो। उसके अलावा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है जो ओजोन लेयर के लिए बना था, पेरिस एग्रीमेंट है ना, बायोडाइवर्सिटी जो कन्वेंशन है, रियो समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, और हमारी जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है, उसके लिए क्या क्या एफर्ट डाल रही है, वो हमें क्वेश्चन याद रखने होते हैं, ठीक है। उनके ईयर्स याद रखने होते हैं, वाटर एक्ट कब बना था, पोल्यूशन वाला एक्ट कब बना था, हमने वो एक्ट को याद रखना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए ट्रिक्स हैं, बता दूंगी, ठीक है। आगे देखें हायर एजुकेशन। हम देखो हायर एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम PhD कर रहे हैं, उसके लिए जाना चाहते हैं, हम MA कर रहे हैं, उसके लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि इसके अंदर हम हायर एजुकेशन के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसकी फीचर्स बताते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, जिसमें कौन सा जो चीज़ें इनोवेशन हुई हैं, जो किसको अच्छा रैंक मिला है, किस यूनिवर्सिटी को अच्छा रैंक मिला है, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें इसमें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और एजुकेशन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमें क्वेश्चन देखने को मिलता ही है NEP, ठीक है। आगे देख स्ट्रेटेजीज क्या हैं। तो पेपर 1 की पेपर 2 की स्ट्रेटेजीज हैं वो अलग अलग रहती हैं, बिकॉज पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है, पेपर 1 कॉमन है, ठीक है। आगे देखें कि आपने क्या करना है कि आपने अपने सिलेबस से अपडेट रहना है, पेपर 1 का, पेपर 2 का भी, ठीक है। वैसे चेंज हुआ नहीं है, बहुत टाइम पहले हुआ था, अब तो नहीं हुआ है चेंज, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप अपने PYQs को लगा सकते हो, PYQs उठाओ, ठीक है, उनको लगाओ। चाहे आप दिन के 10 क्विज क्यों न लगाओ, बट लगाओ, बट 10 क्विज आप लगाओ। आप एक अपना फोल्डर बनाओ, एक दीवार पे चिपका लो कि मैंने 10 क्विज लगाने हैं रोज। अच्छा 1 घंटे में एक क्विज ही लगाओ, बट लगाओ। फिर 10 क्विज लगाने के बाद टिक मार दो कि हाँ आज मैंने ये वाला काम तो कर लिया, सेटिस्फेक्शन, गुड, ठीक है। उसके अलावा आप PYQ जो हमारे पास 3-4 साल पुराने, उनको उठा लो, कितने होंगे आपके पास, 200 क्वेश्चंस होंगे, उनको लगा लो, ठीक है। उसके अलावा जो बाकी आपके पास एक्सपेक्टेड MCQs आते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे टीचर्स हैं पढ़ाते हैं पेपर 1 को, आप उनको देख सकते हो, उनके MCQs को लगा सकते हो, एंड उनके टेलीग्राम को ज्वाइन करके जो वो क्विजेज देते हैं, भेजते हैं, उनको लगाओ। क्या आपका जाता है, टाइम ही देना, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि हाँ कौन कौन से टीचर्स हैं, अच्छा कौन कौन पढ़ाते हैं, उनको जाना है और ढूंढना है, और उनके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, उनके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, एंड वहाँ पे वो क्विजेज भेजते हैं, वहाँ पे बस लगा ही जाना है, ठीक है। रोज के आप 10 क्विज भी लगाते हो तो एग्जाम तक आपके बहुत क्विजेज हो जाएंगे, एंड इट्स इनफ फॉर यू। और मैंने अप्रोक्सीमेटली 3000 क्वेश्चंस लगाए थे, ठीक है। पेपर 2 का 3000 थे, इसके 1000 था, मैंने खुद लगाया है, मैथमेटिक्स के भी और अलग अलग यूनिट्स के भी, और इससे मेरा एक्सेल हुआ था कि भाई मुझे अब आता है, अब मैं इतने मार्क्स तो लेकर आ पाऊंगी, ठीक है। आगे है कि आप अपनी स्पीड को मेंटेन करो,
आप जब याद करोगे ना, आपने किसी चीज को याद रखना है, जैसे आपके पास थ्योरीज काफी ज्यादा आती हैं, है ना। देखो पेपर 2 में थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, पेपर 1 में थ्योरीज, उसमें थिंकर्स हैं, उनके अपने रिसर्च वर्क हैं, ठीक है। उन थ्योरीज को याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है, उनके ईयर को याद करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जितने नंबर दिए गए हैं उस थ्योरी से, आपको एक क्वेश्चन है जो थ्योरीज दी है 1999 में, ठीक है। आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1 कि जब कभी थ्योरीज हमें दिखा उसमें हमें 1 प्लस कर देना, इट इज 999, किसमें 99 में ये थ्योरी दी थी। आप इस प्रकार से अपनी किताब और किताब का साल याद रख सकते हो, और हर एक किताब के अलग अलग होती हैं चीजें, ठीक है। किसी में एस आप अलग बना सकते हो कि इसमें एस है, इसमें जेड है, इसमें वाई है, इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें 2 बार बी है तो उसमें 62 आएगा। आप इस प्रकार से याद रख सकते हो, आउट ऑफ द बॉक्स जाना है आपने, बंधना नहीं है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हो आप कि आप थ्योरीज के जो थिंकरों का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपनी एग्जाम्पल से याद रखो, और एग्जाम्पल ऐसी नहीं कि जैसे आप देख रहे हो रूटीन में, एग्जाम्पल आप अपनी बनाओ। जैसे मेरे सोशियोलॉजी में ना एक थिंकर है पीरे बोदो, ठीक है। उनका एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल कैपिटल, ठीक है, सीसी। और मैंने याद कैसे किया कि भाई हरियाणा में ना दारू को सीसी बोलते हैं, शीशी बोलते हैं वो, तो मैंने कहा सीसी किसने दिया है, पीरे बोदो ने। कैसे पीरे बोदो तुम दारू को पी लो, ठीक है। तो ये क्या किया मैंने कि मैंने उस चीज को याद करने के लिए कि ऐसा इंसिडेंट याद कर लिया, एक ऐसा एग्जाम्पल याद कर लिया जो मुझे कभी भी भूलेगा नहीं, और अभी आपको भी नहीं भूलेगा, बिकॉज शीशी याद रहेगी दारू है, पीरे बोदो कि तुम पी लो, हम देखते ही हैं डेली लाइफ के अंदर लोग पीते ही हैं, तो आपको याद रह जाएगा। तो आपने इस प्रकार से, इस कोटेशन से, इस एग्जाम्पल से अपने अपने कोटेशंस को याद रखना है। कोटेशंस के जो की वर्ड्स हैं उसको आप याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने अपने एग्जाम में क्या किया था, की वर्ड्स बनाए थे। की वर्ड्स मतलब क्या है, जैसे ये पूरा पैरा है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने इसमें से क्या ढूंढा, एक्वायर स्पीड एंड एक्यूरेसी, बस पूरे पैराग्राफ में से मैंने 2 वर्ड को उठा लिया, यही मेरा कीवर्ड है, ठीक है जी। तो आप इस प्रकार से अपने कोटेशन को याद रख सकते हो। दूसरा कि आप इसके साथ कि जो कोई थिंकर का नाम है तो उसको आप अपनी एग्जाम्पल से क्रिएट करो। देखो टीचर्स अपनी एग्जाम्पल देता है, वेरी गुड, बट आप अपनी एग्जाम्पल्स बनाओ, थोड़ा सा उसमें जोक्स लेकर आ सकते हो, गाना लेकर आ सकते हो। मैंने खुद गाना बजा बजा कर याद की हैं थ्योरीज, मतलब टेबल पे अपना हाथ बजा बजा के गाना गाते गाते याद किया है, बिकॉज हमें गाने नहीं भूलते, हमें मूवीज के नाम नहीं भूलते, हमें मूवीज की पूरी स्टोरी नहीं भूलती। तो बस मूवीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि भाई उसका, अपने मूवीज कह रही हूँ, अपने जो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर करो, उसकी एक मेमोरी बनाओ, अपनी आंखों के सामने उसको लेकर आ जाओ कि भाई ऐसी ऐसी चीजें हैपन हुई हैं, है ना। तो उसको अगर अपनी आंखों के सामने ले आओगे ना तो आपके जहन में याद रहेंगी, ठीक है। देन है कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करो, ठीक है। देन उसके बाद अपनी आंसर स्किल को देखो कि भाई कितने टाइम में हम अपने आंसर को दे पा रहे हैं। और मैंने क्या किया था कि मैंने अपनी दीवार के ऊपर ना एक पेज चिपकाया था कि मेरे को चाहिए कि मेरे पास मेरे जो नंबर हैं वो जितने में चाहिए होते उतने मेरे आ जाएं। अगर 300 हैं, ठीक है, तो इसमें से मेरे जो मार्क्स हैं वो 220 तक आ जाएं, इतने मैंने रखा था, ठीक है। 220 230 मेरे आ जाएं। पेपर 1 में इतने आए, मतलब पेपर 1 में जो मेरे हैं 50 में से 40 आ जाएं, और जो मेरा पेपर 2 है उसमें से मेरे इतने मार्क्स आ जाएं, ठीक है। तो मैंने ऐसे बना के रखा था, ठीक है, कि 150 में से जो मेरे नंबर हैं वो इतने आ जाएं, ठीक है, ऐसा मैंने बना के रखा था। तो 200 में से 140 आ जाएं, क्लियर। तो उसे क्या हुआ कि जब भी मैंने अपना टेस्ट दिया मैंने वहां पे मार्क किया कि आज मैंने टेस्ट दिया है, तो मेरी जो कट ऑफ है जो मैंने अपना रखा है वो 40 है, बट मेरे आज ना 25 मार्क्स आए, बहुत बुरी बात है, तुझे खाना नहीं मिलेगा आज। और लिटरली मैंने खाना नहीं खाया था कि नहीं तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब मेरे 35 है तो चल तो चॉकलेट देकर देती हूँ, तो मैंने खुद को, अपने आप को मैंने प्रेस किया, खुद को मैंने अवॉर्ड दिया कि हाँ चलो आज घूमने चलते हैं बाहर, आज खाना खा के आते हैं, अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये क्या कि खुद को पनिश किया, खुद को अवॉर्ड दिया, से क्या हुआ कि मेरे में एक स्किल आ गया कि मैंने ये करना है,
ठीक है। और फिर मेरे 40 में से 39, कभी 42, कभी 40 ऐसे नंबर आने लग गए। तो ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपने आप को रीस्किल करती रही, आउट ऑफ द बॉक्स सीखती रही कि भाई किस किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, आगे देखें कि आप अपने स्टडी को पोर्शन दे सकते हो, डिवाइड कर सकते हो कि मेरे पास जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, काफ़ी डिफिकल्ट है, डीआई बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसको एक एक घंटा दूंगी, और बाकी का जो 1 घंटा है उसमें मैं जो मेरा आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उसको पढ़ूंगी, उसकी वीडियोस देखूंगी, जो उसको मैं प्रैक्टिस करूंगी, उसको रिवाइज करूंगी। ठीक है, और पूरा दिन जितना आपने पढ़ा रहता है ना, आप पेपर 2 पढ़ रहे हो, पेपर 1 पढ़ रहे हो, रात को सोने से 1 घंटा पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, सोने से जस्ट पहले। पढ़ के नहीं देखना, पढ़ के नहीं, किताब से नहीं, अपने माइंड में बैठना है बेड के ऊपर, आंखें बंद करके सोचना कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या कुछ पढ़ा। कुछ ना कुछ आपको याद रहेगा, इंटरलिंक होगा, मैंने पहले ये देखा, फिर ये देखा, ये थ्योरी देखी थी, इसने ये बोला, इसने ये बोला, इसने ये बोला। रात को सोते वक्त आप जो चीज याद कर लेते हो वो आपके पूरे जहन में रह जाती है। ठीक है, उसके बाद आप अपना शेड्यूल बना सकते हो, बुक्स वगैरह देख सकते हो, सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, और उसके अलावा आप जब टाइम दो, जब मैंने अपनी शुरुआत करी थी 6 महीने पहले करी थी, ठीक है, मेरे एग्जाम होने के बाद, एंड एग्जाम होने के बाद मैंने क्या किया, 2-2 घंटे दिए कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे रात को, 4 घंटे पढ़ना है। वेरी गुड, 2 घंटे में हम पेपर 1 करेंगे, 2 घंटे में पेपर 2 करेंगे। पहले मैंने पूरा महीना क्या किया, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा, वीडियोस देखी, पीडीएफ देखे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 2 घंटे पेपर 1 सुबह सुबह, बिकॉज थोड़ा सा एक्टिव रहता है, पेपर 1 में पढ़ा ही रहता है, बिकॉज में सोशियोलॉजी है, बीए में पढ़ा है, +2 में पढ़ा है, एमए में पढ़ा है, हमें आता है, हम पढ़ लेंगे। बट जो पेपर 1 है वो कभी नहीं पढ़ा रहता, इसीलिए पेपर 1 सुबह सुबह पढ़ेंगे, खास करके मैथ्स। क्यों? क्योंकि मैथ करने से दिमाग की पूरी नसें खुल जाती हैं। कभी देखना, आप सुबह उठकर 12 का पहाड़ा लिख लो, 18 का पहाड़ा लिख लो, टेबल लिख लो 18 का, मुंह जवानी, मतलब बिना देखे, 18 एकम 18, 18 दूनी ऐसे, 18 तीन ऐसे, 18 चौक ऐसे, मतलब हिंदी में पंजाबी जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि मैं पंजाब से, तो मेरा पंजाबी चलता है। ठीक है, तो वो चीजें हो सकती हैं, तो आप 18 को लिख सकते हो, 18 को, जो मर्जी आपका मन करे, 18, 19, 25, 24। आप सुबह उठकर जस्ट अपने पास एक कॉपी रखो, सुबह उठते ही ब्रश वगैरह किया, कुछ आपको नहीं, आपकी नींद नहीं खुल रही, कॉपी लो, 18 का टेबल शुरू कर दो, 18, 19, 20, आपका जो माइंड ओपन होगा ना, बाय गॉड, वो मजेदार हो जाए, बिना कॉफी पिए, बिना चाय पिए, आपका दिमाग के पूरे वो पंख खुल जाएंगे, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओके, तो आप अपने सिलेबस से फेमिलियर हो जाएं, अपने स्टडी प्लान को कंप्लीट करें। ठीक है, देन रेगुलर रिवाइज करें, पीवाईक्यूज को लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, टाइम को मैनेज करें, अपने आप को मोटिवेट रखें। ठीक है, मैंने अफर्मेशंस काफ़ी लगाई थी, बताऊंगी कैसे। देन अपने आप को टेक केयर भी करें। ठीक है, खाना प्रॉपर टाइम से खाएं, मेडिसिन जो आपको सप्लीमेंट्स होते हैं वो खाएं, एक्सरसाइज करें, सब चीज़ें। ठीक है, सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो है, क्योंकि आपके पास आती हैं असर्सेशंस आती हैं, ठीक है, आपके पास ओनली है ना, सम, ऐसे कुछ वर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वेश्चन है और उसमें लिखा हुआ है कि ओनली, सम, ठीक है, और ओनली वाले जो वर्ड्स हैं वो हमारे 90% गलत होते हैं। ओनली वाला जो आपके पास एक वर्ड दिखेगा लाइन के अंदर, वो लाइन जो है वो हमेशा गलत रहेगी। जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, ओनली, है ना, परफेक्टली, आपको जो एक्सट्रीम वर्ड्स दिखेंगे वो हमेशा ही गलत होंगे, तो आपने उसको तो कट कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। क्लियर जी? और कहीं आपको दिखे सम, फ्यू, समहाउ, तो उनको अपने टिक करके आना कि वो 90% वो लाइन हमेशा ठीक ही होती है। ठीक है, उसके बाद किसी मिनिस्ट्री का नाम लिखा है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये वाली मिनिस्ट्री, ये वाली मिनिस्ट्री, मोस्टली 90% वो आपका आंसर गलत ही होता है। ठीक है, और अगर आपकी एक लाइन कुछ कह, दूसरी लाइन कुछ और कह रही है, असर्सेशन एंड रीजनिंग में कह रही हूँ आपको मैं, ठीक है,
कि आपकी एक लाइन तो जा रही है पॉजिटिव, सेकंड वाली लाइन जो है वो नेगेटिव है, जो आपस में मिल ही नहीं रही हैं, तो वो आपका जो आंसर है वो गलत ही होगा। ठीक है, और जितने भी आपके क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आते हैं वो हम तो सभी के सभी ठीक होते हैं। ठीक है जी, साइंस एंड टेक से जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई देते हैं मोस्टली वो ठीक होते हैं। ठीक है, जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं ऑल, ओनली, एब्सोल्यूट, परफेक्टली, सारे जो आपको दिखेंगे कहीं पे वर्ड्स देखें किसी लाइन में देखें वो गलत लाइन को गलत मार के आ जाना कि ये तो होगा ही नहीं होगा। 90% वो गलत होता है। ठीक है, जो जनरल वर्ड्स हैं मे, माइट, सम, फ्यू, वो हमेशा ठीक होते हैं, 90% ठीक होते हैं। ठीक है, एक और लाइन, अगर वो पूछा है कि इसका मीनिंग बताओ, है ना, इस जैसे कि आपके पास मूड एंड फिगर का मतलब क्या है, सपोज आपको ऐसे आ गया, जब कम्युनिकेशन क्या है, मुझे आप कम्युनिकेशन का मीनिंग बताओ, उसको डिस्क्राइब करो, उसका भावार्थ क्या है, कुछ भी आ जाए, एक्सप्लेन करो, ब्रीफ करो, बताओ, तो सबसे बड़ी लाइन जो होगी वो आपका आंसर होगी। ये 70% करेक्ट है। अगर कभी आप YouTube पे मेरे MCQs देखोगे सोशियोलॉजी के, तो मोस्टली 70% जो ये वाली लाइन है मैंने ठीक करी है, बिकॉज ऑफ कहीं आपको दिखाई दे मीनिंग बताओ, डिस्क्राइब करो, ब्रीफ करो, आंसर बताओ, भाव अर्थ बताओ, तो सबसे बड़ी लाइन जो होती इंग्लिश की वो हमेशा ठीक ही होती है, 70%। ठीक है, एक हमारे पास रूल है 100, 50, 33। हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 100 में से हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें 100% आते हैं कि ये तो आंसर हमारा होगा ही होगा। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और 4 में से मेरा बी ऑप्शन होगा, मुझे पता है, इट इज 100। तो पहले अपने फर्स्ट गो में उन क्वेश्चंस को करना है जो आपको 100% आते हैं। ठीक है जी, कर लीजिए, आपको अप्रोक्सीमेटली लगेंगे 20 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, आप लोग कर लोगे। मैथमेटिक रीजनिंग को एंड में करना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको 15 मिनट लगेंगे, हाँ मुझे ये वाला तो आता है, इसका पक्का आंसर ये वाला होगा। ठीक है, और कहीं आप फंस गए 1 2 3 4 कि आपने इसको काट दिया, इसको काट दिया, आप बी और सी में फंस गए, कौन सा आएगा यार, ये आएगा कि ये आएगा, उसको लगा देना है, उस क्वेश्चन पे लिख देना है, जब मार्क कर देना अपने कॉपी पे लिख लो कि मुझे मैंने 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे 50-50 लगाया है, 3 पे, जैसे आपने कॉपी पे लिख दिया 3-50 कि 3 नंबर में मैंने 50-50 किया है। और 33 ऐसे हमारे पास होते हैं जहां पे हम ए बी सी डी में से किसी एक को कट कर देते हैं और हमारे पास ए सी और डी बचता है और उसमें से किसी को टिक करना रहता है। और एक हमारे पास होता है 0 जहां हमें किसी का भी नहीं पता किसका आंसर क्या है, उसे छोड़ देना है। ठीक है, अगर आपने 100 क्वेश्चंस मतलब 100% में से आपने 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने कर लिए, 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे आपने कर लिए, हो गया आपका आंसर, हो गया 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ठीक है, जब वो आते थे और हो गए, 50-50 में क्या करना, अपने कॉन्शियस माइंड को जगाना है। क्वेश्चन पढ़ा, आपका जो फर्स्ट थॉट आया कि इसका ना आंसर ये वाला होगा, आपको आता है, आपकी आत्मा बोलती है कि बेटा इसका आंसर ये वाला आएगा, बिकॉज कभी ना कभी अपने पढ़ा रहता है उसको। ठीक है, किसी क्वेश्चन को अपने कभी पढ़ा रहता है तो आपकी आत्मा खुद से बोलती है, आपको जो फर्स्ट थॉट होता है कि इसका आंसर ये होगा, बट आपका माइंड बोलता है नहीं यार बी नहीं, सी होगा, सी होगा, सी होगा। फिर हम कंफ्यूज में आकर सी को लगा के आ जाते हैं, बट हमारा आंसर बी ही होता है। तो फर्स्ट अपने मन की आत्मा को, अपनी मन जो आपकी आत्मा है उसको फॉलो करना है और 50-50 में से जो आपका मन कहे फर्स्ट थॉट जो आएगा उसको टिक लगा के आ जाना है। और इस समय थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो कि भाई क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, एंड आपने अपने जो 30+ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर ही लेना है। ठीक है, ऐसे करके आगे देखिए हमारा जो फर्स्ट थॉट होता है, बिकॉज हमने कभी कुछ पढ़ा होता है ना, तो वो हमारी बॉडी के जो अलग अलग सेल है वहां पे रहता है। ठीक है, फिर जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है देन हम ए बी सी डी में से हमारे मन का फर्स्ट थॉट इसका आंसर बी होगा, बट हमारा माइंड बोलता है नहीं यार सी होगा, सी होगा, सी होगा, देन हम सी को टिक लगा के अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ठीक है, सो अपने फर्स्ट थॉट को फॉलो करना है। क्लियर, चलिए
हमारे पास ना जो 10 यूनिट हैं उसको हम 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डाटा इंटरप्रिटेशन, दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक रीजनिंग, तीसरा है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन, फोर्थ है पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड हायर एजुकेशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो हमेशा ही रहता है हमारे मैथ्स के ऊपर, और इसमें हमारे पास पैराग्राफ बहुत बड़े बड़े रहते हैं। डाटा रहता है डाटा में, और इसमें एक पैरा रहता है, इसको हमने पढ़ के आंसर देना होता है, और इसके अंदर हमें 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, है ना, पॉसिबिलिटी है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास PYQs हैं ठीक है, नहीं है तो गूगल पे जाओ, अलग अलग MCQs को देखो, उनके PDF को देख सकते हो। ठीक है, आपके पास अलग अलग चीजें हैं, आप उनको सोल्व करो। और आप एक न्यूज़पेपर ले लो, रद्दी वाली दुकान से आ जाओ, 2 रुपये का आ जाएगा, 5 रुपये का आ जाएगा, कहीं से भी आप आसपास की दुकान से जहाँ किसी भी उठाकर लेकर आ सकते हो, उसको पढ़ो। आज पढ़ो, कल पढ़ो, परसों पढ़ो, आपको पैरा पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। देन वो चीज आपको हेल्प करेगी आपके RC के अंदर, उसका कंक्लूजन निकालने के अंदर। ठीक है, देन डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको क्वेश्चन आते हैं हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस के, ठीक है, रेशो के, परसेंटेज के, एंड जो हमारे कंपैरिजन वाले आते हैं कि इसका ये है तो इसका क्या होगा, मोस्टली परसेंटेज वाला रहता है, परसेंटेज चेंज क्या रहेगी। ठीक है, देन फिर आता है मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस, एवरेज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इनका आप याद रखिएगा। तो 50-50 आप अपने RC और DI लगा सकते हो, 50-100 लगा सकते हो। ठीक है, देन हमारे पास है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। देखो लॉजिकल रीजनिंग में हमारे पास मॉडर्न फिगर हैं, अरस्तू जी हैं, सोलरिज्म है, एंड सोलरिज्म जो है वो हमारे मैथमेटिकल रीजनिंग में भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑल, सम, है ना, सम नॉट। देखो इसके लिए ट्रिक्स भी हैं, 100, 50, 100 ऐसी ट्रिक्स भी हैं, बट ये जो ट्रिक्स है ना वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करती, बिकॉज ये दो फैक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। 2 अगर लाइनें तो उसके वो ठीक कर देगी, बट अगर 3 लाइनें आ गई, 4 लाइनें आ गई तो वहां पे ये काम नहीं करती। देन आपको जो सोलरिज्म है उसको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको मैं बताऊं तो मैंने मैथमेटिक्स कहाँ से किया था, तो एक मैग्नेट ब्रेन है, उनका ऐप है, तो वहां से मैंने मैथमेटिक्स देखा था, बिकॉज मैं बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए प्रिपरेशन करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो मैंने खुद पढ़ा था मैथमेटिक्स। ठीक है, जो रीजनिंग है, हमारा रेशो है, परसेंटेज है, प्रोपोर्शन है, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने खुद पढ़ा, फिर बच्चों को पढ़ा भी रही हूँ। ठीक है, मैंने वहां पे देखा था, तो वहां से कुछ ट्रिक्स देखी। बाकी डेयर सर है, वो भी काफी अच्छा करवाते हैं, उनके पास ट्रिक्स रहती हैं, बट वो प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो हमारे डियर सर हैं वो कुछ बता तो देंगे, हाँ इसका आंसर ये होगा, बट जैसे क्वेश्चन बनते हैं उसमें हम प्रॉपर तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो सकते। देन वी शुड कि हमें प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो जितना हम इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इनके MCQs लगाएंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, उतना ही हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ठीक है, गगन सर भी हैं यूट्यूब पे, वो भी काफ़ी अच्छा करवाते हैं, बट उनकी प्रॉपर क्लासेस वहाँ पे नहीं हमें मिल पाती, मैग्नेट ब्रेन पे मिल जाती हैं हमें प्रॉपर तरीके से। ठीक है जी, आगे देखिए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT, रिसर्च कम्युनिकेशन। ठीक है, जो कम्युनिकेशन है इसमें हमारे क्या रहते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल थ्योरीज इसमें रहती हैं। ठीक है, देन ICT के अंदर भी हमें हमारा जो करंट अफेयर देखने को मिलता है। रिसर्च के अंदर हमारे पास जो रिसर्च की एक्टिविटीज़ हैं, हाइपोथेसिस हैं, और हमारे जो बाकी के जो डेप्रिवेशन हैं, जहाँ अलग अलग जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें दिखाई देते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, और थिंकर्स की जो किताबें देखने को मिलती हैं। देन है ये पूरे का पूरा जो है थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर पे रहता है कि पीपल एंड एनवायरनमेंट एक्ट स्कीम, देन जो योजनाएं बनाई हुई हैं, उज्ज्वल योजना एंड ऑल दैट स्टफ, सोलर पावर है। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे पास प्याजे जी आ जाएंगे, अलग अलग जो थिंकर है वो आ जाएंगे। ठीक है, देन हायर एजुकेशन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है जी, तो हमारा जो अब तक कंप्लीट हो गया, बट मैंने कैसे पढ़ा जाना चाहोगे? तो मैंने क्या किया, मेरा पेपर था मेरे ख्याल से फरवरी में, और मैंने शुरुआत करी थी अक्टूबर के अंदर, सितंबर अक्टूबर में शुरुआत कर दी थी। ठीक है, तो मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को डिवाइड किया।
पहले मैंने पूरे 2 दिन बैठ के ना ये देखा कि भाई कट ऑफ क्या है, सिलेबस क्या है ना, कैटेगरी के अकॉर्डिंगली कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होते, मैंने करना क्या है, मैंने पीएचडी करनी है नहीं करनी, नेट क्वालिफाइड करना है नहीं करना है, क्या करना है। पहले मैंने अपने उस वाई को क्लियर किया, उसके बाद में आई अपने सिलेबस के ऊपर, मैंने ये करना है, ठीक है हो जाएगा, वेरी गुड। PYQs देखे, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है बट थ्योरीज हैं, बुक्स हैं, सिलेबस याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है वेरी गुड। मैंने क्या किया, अपने लैपटॉप के ऊपर पेपर 1 का जो सिलेबस है इसको टेक्स्ट फॉर्म में लिख लिया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, एंड सेम लाइक पेपर 2 को भी लिख लिया कि पेपर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट है, पेपर 1 के यूनिट है, ठीक है। मैं जो जो कर रही थी उसको मैं रेड कर रही थी कि मैंने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया। देन संडे को बैठकर या मंडे को बैठकर मैंने उसके क्विजेज लगाए, सुबह उठकर क्विज लगा ले, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं हमें मिल जाते हैं, लगा लिए, वेरी गुड, हो गया कंप्लीट, मार्क्स इतने थे इतने आ गए, ठीक है। पहले मैंने क्या किया, 8 से 10 बजे मतलब सुबह उठकर 2 घंटे मैंने पेपर 1 को दिया, और शाम को 6 से जो मेरा 6 7 8 2 घंटे मैंने पेपर 2 को दिया, जो थोड़ा सा पहले बीच में भी मैंने 1 घंटा दिया, फिर पेपर 2 को दिया बिकॉज पेपर 2 थोड़ा लेंथी था, ठीक है, उसको दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो सिलेबस है थोड़ा सा कवर होने लग गया, राइट, थोड़ा आइडिया लगने लगा कि भाई क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं कैसे बनते हैं, ठीक है, वो चीजें करी। और मैंने अपने दीवार के ऊपर एक अफर्मेशन लिखा कि मेरा जो एग्जाम है कि आई क्लियर माई यूजीसी नेट एग्जाम इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है, आई एम टॉपर, मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है, और मेरी परसेंटाइल भी काफी अच्छी आई थी, ठीक है। तो वो चीजें हुई कि भाई जो मैंने अफर्मेशन दिया पूरे 6 महीने बैठकर, जहां मेरा बेड लगा है उसके सामने दीवार मैंने बड़ा बड़ा करके लिखा पेंसिल से कि आई एम टॉपर, आई क्लियर माई नेट एग्जाम, आई क्लियर माई नेट एग्जाम, हो गया, क्लियर हो गया, बिकॉज अफर्मेशन थी। मैंने विजुअलाइज किया, जैसे आपके पास जैसे आपका रिजल्ट आता है तो आपको एक आते हैं ना फोटो आती है, नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, अपना नाम, क्वालिफाइड, तो मैंने उसको विजुअलाइज किया कि मेरी फोटो लगी हुई है, मेरा नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ठीक है, मेरा नेट क्लियर है, जेरफ क्लियर है, मैंने ऐसे अपना विजुअलाइज किया, रोज सुबह शाम मैंने विजुअलाइज किया, एंड हो गया, क्लियर हुआ मेरा एग्जाम। क्यों? क्योंकि मैंने विजुअलाइज भी किया और याद भी किए चीजें। और मैंने अपने नोट्स कैसे बनाए, मैंने कीवर्ड बेस्ड नोट बनाए थे, ठीक है, मोस्टली जो मेरे नोट्स थे वो कीवर्ड बेस्ड थे, ठीक है। जैसे मेरे पास मेरा सोशियोलॉजी है ना सब्जेक्ट, तो मैंने उसकी सिर्फ और सिर्फ 5 कॉपीज लगाई हैं, और आज मेरे पास कॉपीज अवेलेबल भी हैं, यहाँ पे तो नहीं होगी, अंदर है अलमारी में, तो 5 कॉपीज लगाई हैं, और उसमें मैंने अपने 10 यूनिट को कंप्लीट किया है, और वो 5 कॉपीज अप्रोक्सीमेटली जो आजकल की 10 रुपए वाली कॉपी है ना उसमें है, कि 10 रुपए वाली कॉपी है, वो पतली सी कॉपी है, और उस 10 रुपए वाली कॉपीज के अंदर मैंने अपने पूरे के पूरे 10 यूनिट कंप्लीट किए हैं, की पॉइंट, क्योंकि हमें पता है कि पेपर में की पॉइंट आएगा, हमें लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, हमें कंसेप्ट याद करना है, रटना नहीं है, रटोगे तो भूल जाएगा, कंसेप्ट को याद करो, अपनी एग्जांपल्स बनाओ, गाना बनाओ उसके ऊपर, और कुछ अपनी कोई बैड मेमोरी अच्छी मेमोरी उसको कनेक्ट करो, जितना आप अपनी लाइफ की जो मेमोरीज है उसको अपने कंसेप्ट में लेकर आ जाओगे, देन आपको हर चीज याद हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये चीज मैंने करी। देन मैंने अपने आप को अवार्ड भी दिया और पनिश भी किया। मैं 6 महीने जब तक मेरा एग्जाम नहीं हुआ तब तक अपने मैं घर नहीं गई थी, कि मैं अपने घर वालों से नहीं मिलूंगी, मैं अलग रहूंगी, अलग पढ़ाई करूंगी, और अपने आप को मैंने टॉर्चर पूरा किया कि मैंने पढ़ना है, इतने मैंने अपना एक बनाया था शेड्यूल कि मैंने आज ये वाला पेपर 1 करना है, पेपर 2 करना है, ठीक है, इसके क्विजेस करने हैं, एक बॉक्स बनाया पेपर करना है, और अपना मैं जॉब भी करती थी तो जॉब भी करनी है, तो उसका भी मैंने बनाया कि आज मैंने ये वाला पोस्टर बनाना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, ठीक है। तो अगर वो सब टिक हो रहे हैं रोज रोज तो भाई अवार्ड मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला, नहीं पूरा काम किया तो पनिश मिलेगी, ठीक है। और लिटरली मैंने सुबह का खाना छोड़ा है कि जिस दिन आप जो वाला काम नहीं करोगे, अगर दोपहर का काम में नहीं कंप्लीट किया, खाना दोपहर का नहीं मिलेगा, रात का नहीं मिलेगा, मैंने खुद अपने को टॉर्चर किया है, ठीक है, पनिश किया है, डांटा है, सब कुछ किया है, बट अपने आप को किया है। अगर आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे
अपने आप को खुद आप टॉर्चर करोगे, बुरा बनाओगे, अच्छा बनाओगे, तो आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, आप तो ध्यान करो। ठीक है, मैंने उस टाइम के ऊपर जब मेरा एग्जाम था तो मैंने ध्यान वगैरह काफ़ी किया था, मेडिटेशन काफ़ी किया था, जैसे मेरा दिमाग शांति में रहे। ठीक है, अपने फोकस से फोकस रहे। ठीक है, रील्स एंड ऑल दैट स्टफ ना रहे। हाँ, मैं इंजॉय भी करती थी, ये नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी, स्टडी करती थी। मैंने मूवीज़ काफ़ी देखी, टेस्ट सीरीज काफ़ी, वेब सीरीज काफ़ी देखी हैं, काफ़ी इंजॉय भी किया है, बट पढ़ाई करने के बाद मैंने अपने फ़ोन का भी एक रखा था टाइम टेबल कि तुम 1 घंटा फ़ोन चलाओगी, और वो भी 1 बजे जब खाना खाने बैठोगी, बस उस टाइम तुमने फ़ोन चलाना है। उसके ना आगे ना पीछे, कोई फ़ोन आ गया तो सुन लोगे, अदरवाइज कोई फ़ोन नहीं, कोई रील्स नहीं, कोई कुछ नहीं। तो इससे मैंने क्या किया, अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आई, और तब जाके जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पेपर निकल गया। और मैंने अपने सोशियोलॉजी के जो मेरे जो कीवर्ड्स हैं, जो मेरे सिलेबस है, जो मैंने बनाया था, कीवर्ड बनाया, तो उसको मैंने 6 टाइम्स रिवाइज किया। ठीक है, और एक और चीज़ पेपर 2 की अगर हम बात, पेपर 1 की जो बात करो, पेपर 1 में मैंने क्या किया, एक तो मैंने PYQs लगाए। दूसरा, जैसे मेरा पेपर 1 जैसे मेरा पेपर 2 सोशियोलॉजी जो है वो 10-12 पेपरों के बाद में था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरे से पहले पेपर 1 आ रहे हैं उनका तो एनालाइज आ जाता है यूट्यूब के ऊपर कि भाई इसमें ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया, है ना, ये वाला फुल फॉर्म आया, ये वाला मिनिस्ट्री का नाम आया, इसमें ये पूछा गया है, तो मैंने उनके नोट्स बनाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेरे से पहले पेपर हो चुके हैं उनके मैंने नोट्स बनाए कि मुझे ये आता है, वेरी गुड, आता है, वेरी गुड, आता है, आता, वेरी गुड। जो चीज़ नहीं आती है उसको मैंने रिपीट किया कि भाई ये नहीं आता है, इसको रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, कि आपका जो पेपर होगा, आपका ज्योग्राफी है, हिंदी है, कोई भी है, तो आपके पेपर से पहले जितने पेपर हो रखे हैं, हो चुके हैं उस टाइम के ऊपर, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जितने भी हो रखे हैं, उनका आप एनालाइज देख लो। यूट्यूब के ऊपर पड़ा रहता है, बहुत टीचर्स भेजते हैं, बहुत लगती हैं चीज़ें, तो आप उनको देख सकते हो। देन अपने नोट्स बनाओ उसके अकॉर्डिंगली, एग्ज़ाम क्लियर। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ मोटिवेशन रखना है, अपने आप को अफर्मेशन देनी है कि यस मैं कर सकता हूँ, मेरे से तो किसी और से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप अगर कर लोगे, अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे अपने आप को, तो ज़िंदगी शानदार है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद जो आपने इतनी मेहनत करी होगी, इतना अपने आप को टॉर्चर किया होगा, उसका जो फल मिलेगा ना, आपको इतनी खुशी होगी कि वो अलग ही लेवल की खुशी होगी। ठीक है, सो खुश भी रहना, दांत 32 के 32 निकालने हैं अपने, बच्चे आपको 28 होंगे, जो 32 किसी किसी के होंगे। ठीक है, तो मेरे तो 28 ही हैं अभी तक, तो 32 हुए नहीं। ठीक है, तुम 32 दांत निकालते रहो अपने, पूरे पूरे खुल के रहो, हंसी मजाक करो, मस्ती करो, बट टाइम वेस्ट मत करो अपना। ठीक है, फोकस करो अपने काम के ऊपर। ठीक है जी, ध्यान लगाओ, पाठ पूजा करो, अफर्मेशन करो, बड़ों का आदर करो, माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप की जो प्रेज आपको मिलती है ना, जो आपको उनका आशीर्वाद मिलता है, वो अलग लेवल का जाता है फिर। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो एनी क्वेश्चन, एनी थिंक, सो यू कैन आस्क फ्रॉम मी। बताएं जी। सो बताएं जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? ओके जी, सो आपको सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ मेरे एक्सपीरियंसेस से? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। सो शिवांगी जी प्लीज। Thank you so much, ma'am, for sharing such valuable insights and strategies with us. We truly appreciate the time and expertise you have offered to our participants today. I'm sure everyone feels more prepared and confident to tackle UGC NET paper first. Thank you once again to all our attendees for participating actively. We hope to see you in further sessions organized by Shivir Forensics, and we will wish you all the best in your journey ahead. Together, let's continue learning and growing in this field. Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
सो किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज मैं अपनी क्लास को लेफ्ट कर देती हूँ।